गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा मुआवजे के लिए आवेदन प्रदान करती है? आज के हमारे वीडियो का यही बड़ा महत्वपूर्ण टाइटल है। ये उसकी नब्ज है, उसकी जान है, जिसके तहत एक पीड़ित, एक आम व्यक्ति कोर्ट में मुआवजा लेने के लिए आवेदन पेश करता है। उसी के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। सड़क दुर्घटना एक आर्थिक और मानसिक आघात ही नहीं है, बल्कि ये पीड़ित और उसके पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ के रख देती है। भारतीय संसद ने पीड़ित को मुआवजा प्रदान करने के लिए मोटर यान अधिनियम 1988 को बनाया गया है। खास तौर से अक्सर आम नागरिक और नए अधिवक्ता के मन में एक सवाल बार बार उठता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की वो कौन सी धारा है जो मुआवजे के लिए आवेदन प्रदान करती है। तो इसका उत्तर है धारा 166। जी हाँ सर, 166 यही वो धारा है मोटर यान अधिनियम की, जिसके तहत कोर्ट में पीड़ित की ओर से मुआवजा प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, या तो पीड़ित की ओर से या उसके आश्रित की ओर से। इसमें आज के इस वीडियो में धारा 166 क्या कहती है, इसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इसकी समय सीमा क्या है आवेदन प्रस्तुत करने की 166(3) के तहत, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। 166(4) डार क्या है, उसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 3 बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट है। सरला वर्मा 2009, प्रणय सेठी 2017, मेघमा जनरल इंश्योरेंस 2018। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क जजमेंट है, जो इसकी बुनियाद है, इसकी आधारशिला है, और इन्हीं के आधार पर तमाम मुआवजे डिसाइड किए जाते हैं। इस पे भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगा। ये सारी जानकारी मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक में आपके लिए तैयार करके रखी गई है। आगे की जानकारी मैं आपको उसी में से प्रदान करता हूं। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डिजिटल ई बुक है, और इस डिजिटल ई बुक का परिचय मैं वीडियो के अंत में आपको करा दूंगा। वीडियो का टाइटल इसमें लिखा हुआ है प्रारंभ में। अब हम सबसे पहले कानून और धारा समझ लेते हैं कि मुआवजे के आवेदन की जो मुख्य धारा 166 है, सेक्शन 166 मोटर व्हीकल एक्ट 1988। यह धारा पीड़ित और उसके विधिक वारिसों, लीगल हियर्स या एजेंट को एमएसटी दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष लापरवाही के आधार पर असीमित मुआवजा, असीमित अनलिमिटेड मुआवजा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार देती है। अनलिमिटेड कंपनसेशन, कोई लिमिट नहीं है सर। जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो चाहे अनलिमिटेड हो, जितना भी आप उसके मुआवजे की मांग इसमें आप कर सकते हैं। दूसरी आएगी सर संशोधित कानूनी स्थिति। ये 2022 में धारा 166(3) के तहत दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा दुर्घटना की तारीख से 6 महीने तय कर दी गई है। जिस तारीख को आपकी एफआईआर लिखी गई है, उससे 6 महीने के अंदर आपको धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका पेश करना होगी। ये लिमिटेशन आपको ध्यान में रखना है। धारा 166 क्या कहती है सर? स्ट्रक्ड फॉर्मूला, बिना लापरवाही साबित किए सीधे मृत्यु अगर किसी की हो जाती है तो आप कोर्ट में धारा 164 के तहत यदि आते हैं तो मृत्यु पर 5 लाख और गंभीर चोट पर 2.5 लाख के त्वरित क्लेम का आवेदन भी इसी अध्याय के तहत आता है। धारा 166(4) को भी समझ लेते हैं। पुलिस द्वारा जमा की गई डार, DAR, डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट को ही ट्रिब्यूनल चौथा क्लेम याचिका मान सकती है। अब हम मुख्य मुद्दे की बात पर आ चुके हैं कि धारा 166 क्या है और यह किसको क्या अधिकार देती है। धारा 166 वह कानूनी द्वार है जिसके माध्यम से कोई दुर्घटना पीड़ित या उसका परिवार मोटर दावा अधिकरण एमएसीटी के समक्ष मुआवजे की मांग के लिए औपचारिक याचिका, क्लेम पिटीशन दायर करता है। आवेदन कौन प्रस्तुत कर सकता है? नंबर 1 है स्वयं पीड़ित व्यक्ति जिसे दुर्घटना में गंभीर या सामान्य चोटें आई हैं। नंबर दूसरा है संपत्ति का स्वामी जिसकी गाड़ी या संपत्ति दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई है। नंबर तीसरा है विधिक वारिस, यदि दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो उसके पति, पत्नी, बच्चे और माता पिता आश्रित मतलब डिपेंडेंट, ये उसमें पेश कर सकते हैं। और चौथा नंबर पर आएगा सर हमारा अधिकृत एजेंट, पीड़ित या उसके वारिसों द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया कोई प्रतिनिधि या अधिवक्ता। ये होगी स्थिति। इसको हम एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए रमेश नाम का व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से शांतिपूर्वक अपने घर लौटकर आ रहा था। तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार और बेकाबू कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। रमेश के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया और इलाज में 2 लाख रुपए खर्च हो गए।
अब यहां रमेश धारा 166 के तहत संबंधित जिले के एमएससीटी में कार के चालक अनावेदक क्रमांक 1, कार मालिक अनावेदक क्रमांक 2 और कार की बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 3 के खिलाफ दावा याचिका दायर करेगा। रमेश को अपने इलाज का खर्च, आय का नुकसान, शारीरिक कष्ट का मुआवजा पाने का कानूनी अधिकार धारा 166 देती है। इसके बाद दावा याचिका दायर करने हेतु क्षेत्राधिकार 166(2) पर भी हम चर्चा कर लेते हैं सर। पीड़ित व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी स्थान में एमएससीटी ट्रिब्यूनल में केस दर्ज कर सकता है। कहां कहां कर सकता है सर? नंबर 1 है जहां दुर्घटना घटित हुई है। नंबर 2 है जहां पीड़ित या दावेदार निवास करता हो या व्यापार करता हो। नंबर 3 है जहां विपक्षी वाहन मालिक या बीमा कंपनी का कार्यालय स्थित हो। अति आवश्यक समय सीमा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जो कानूनी बदलाव हुए 2019 के संशोधन में जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हुआ है के अनुसार 166(3) के तहत दावा याचिका दायर करने की अंतिम समय सीमा दुर्घटना की तिथि से 6 माह 6th मंथ निर्धारित की गई है। 6 महीने की अवधि बीत जाने के बाद दावा याचिका काला बाधित मतलब बार्ड बाय लिमिटेशन हो सकती है। इसलिए दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस की डार, जिसे हम डिटेल एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहते हैं, प्राप्त कर केस दायर करना चाहिए। मुआवजे की गणना हेतु सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट है। वैसे तो 3 है, मगर अभी 2 और साथ में तीसरा भी मैं आपको बता दूंगा। जब आप धारा 166 के तहत क्लेम याचिका पेश करते हैं तो मुआवजे की राशि का सही निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित 2 ऐतिहासिक फैसले अदालत में सबसे बड़े साक्ष्य को आधार है। मतलब इन्हीं के बेसिक आधार पर मतलब क्लेम याचिका को डिसाइड किया जाता है। क्या क्या है सर? यहाँ पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर। एक्सीडेंट क्लेम का मुआवजा कैसे निकालें, आवश्यक 4 तालिकाएं मैंने उसमें इन्हीं जजमेंटों के अंदर से निकाल के तालिकाएं भी उसमें मैंने दे दी हैं कि इन चारों तालिकाओं के आधार पर कोर्ट में एक्सीडेंट का मुआवजा निकाला जाता है। बाकी के फिक्स होते हैं जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही रहते हैं। अब जैसे कि हम देख लेते हैं सरला वर्मा को कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुआवजे की सटीक गणना हेतु मल्टीप्लायर और सहचार्य की कटौती 2 ही सिद्धांत इसी में से लिए गए। सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है सर। लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें गुणक का सिद्धांत और उसके सहचार्य की कटौती मतलब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो जीते जी उसके ऊपर कितनी राशि खर्च करता, उसकी कटौती की पूरी तालिका इसमें दी गई है। मैंने इन पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर। अभी लगातार मैं मोटर यान अधिनियम 1988 पर वीडियो बना रहा हूं और इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिजिटल ई बुक भी आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरे फार्मूले मेरे द्वारा लिखित रूप में भी दे दिए गए। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर क्लिक करके खरीद भी सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि उम्र के अनुसार गुणक, जैसे कि 15 से 25 वर्ष की आयु हेतु 18 का गुणक, 26 से 30 वर्ष हेतु 17 का गुणक आदि लागू होता है। मतलब ये 2 सिद्धांत इसी में बनाए गए। सरला वर्मा 2009 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में ही 2 ही सिद्धांत दिए गए, आज भी लागू है सर। ये कटौती, यदि मृतक शादीशुदा था और परिवार में 2-3 आश्रित हैं तो उसकी आय का 1/3 हिस्सा उसके व्यक्तिगत खर्चे के लिए काटा जाएगा। ये इसके ऊपर सर मैंने नोट्स भी बनाए हुए थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, मेरे पास बने हुए रखे हैं। उसी में से मैं तालिका में से आपको पढ़ के भी सर आपको बता देता हूं कि सहचार्य की कटौती और गुणक तालिका, जैसे मल्टीप्लायर गुणक तालिका है सर, ये मैंने मेरे खुद के वकालत की प्रैक्टिस के लिए तालिका तैयार की थी, उसी में से मैं आपको बता देता हूं। और ये इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर। पूरा डिजिटल ई बुक लिखित रूप में आपको मौजूद है, अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे देख भी सकते हैं। मल्टीप्लायर के निर्धारण में 15 से 20 साल है तो 18 का गुणक लागू होगा। सरला वर्मा अनुसार है सर। ये 20 से 25 है तो 18, 26 से 30 है तो 17, 31 से 35 है तो 16, 36 से 40 है तो 15, 41 से 45 है तो 14, 46 से 50 है तो 13, 51 से 55 है तो 11, 56 से 60 है तो 9, 61 से 65 है तो 7, 7 और 66 से 70 है तो 5 का गुणक लागू होगा। ये तो हो गई सर इसी अनुसार गुणक की तालिका। ये आ गई सर इसमें सहचार्य की कटौती कि अविवाहित है तो 1/2, 2-3 सदस्य है तो 1/3, 4 से 6 सदस्य है तो 1/4, 6 से ज्यादा है तो 1/5। ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय शेट्टी को देख लेते हैं। इसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने मृतक की आय में भविष्य की संभावनाओं मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया। भविष्य की संभावनाएं, यदि मृतक की आय 40 वर्ष से कम थी और वह सुनियोजित वेतन पर था तो उसकी आय में 40
40% अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी। 40 से 50 वर्ष की आयु में 25% तथा 50 से 60 वर्ष की आयु पर 15% जोड़ा जाएगा। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अब छोटे मोटे काम करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन दोनों की तालिका अलग अलग दी गई है सर। इस पर मैं स्पेशल वीडियो आपको बना चुका हूँ, चैनल पर अपलोड है। वो स्पेशल इसी टाइटल से मैंने बनाया है कि इन 4 तालिकाओं के बगैर एक्सीडेंट क्लेम का मुआवजा नहीं निकाला जा सकता। वो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। पारंपरिक मदे हैं सर, जैसे कि कोर्ट ने तय किया कि संपत्ति की हानि है तो 15,000, कंस्टोडियम, दाम्पत्य सुख का नुकसान 40,000, अंतिम संस्कार व्यय हेतु 15,000 नियत रूप में दिए जाएंगे। हर 3 साल में 10% की वृद्धि होगी। ये सर प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 68 में दिया गया है सर। 68 के भी पैरा क्रमांक 8 में दिया गया है। मतलब अच्छा, इससे बढ़ के मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि ये जो दिया गया था तो इसमें पत्नी को ही दिया गया था सहचारे की कटौती में, दाह संस्कार का दिया गया था, और जो है कि दाम्पत्य सुख का दिया गया था। लेकिन इसमें ये 2017 का फैसला है, और मेघमत जनरल इंश्योरेंस कंपनी का इसके बाद आया सर, 2018 में आया। हाँ, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसमें जो सहचारे की कटौती में जो सिर्फ पत्नी को दिया गया था, उसमें माता पिता और बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। ये उसका विस्तार कर दिया गया। जैसे कि सरला वर्मा 2009 में जजमेंट आया था, इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का पूरा विस्तार नहीं था, तो इसीलिए बाद में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 को लाया गया, और इसमें स्पेशल रूप से सरला वर्मा की जजमेंट का विस्तार करते हुए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। और ये 2017 में जो प्रणय सेठी का मामला आया था, तो इसी का विस्तार करते हुए मेघमत जनरल इंश्योरेंस कंपनी में सहचारे की कटौती का विस्तार किया गया। इसमें मूल सिद्धांत जो है कि प्रणय सेठी की लागू होंगे पूरे इस पे नियम, शर्त और कायदे। तो इसमें सर जो है कि अदालत में धारा 166 की क्लेम याचिका प्रस्तुत करते समय याद रखें कि आपकी ड्राफ्टिंग में दुर्घटना की तिथि, समय, वाहन नंबर, पुलिस थाने की एफआईआर संख्या और डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए। मुआवजे की सटीक गणना के लिए सरला वर्मा, प्रणय सेठी के फैसलों का संदर्भ देना कभी ना भूलें। तो ये तो सर हमारा पूरा वीडियो से रिलेटेड मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। इसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी धारा 166 की, इसमें कुल 24 कॉलम होते हैं सर। उन 24 कॉलमों को हमें पूरा भरना होता है, और साथ में सूची अनुसार दस्तावेज जो हम जेएमएफसी कोर्ट में जो पुलिस के द्वारा चालान पेश किया जाता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम निकालते हैं, वो पूरी सर्टिफाइड कॉपी उसके साथ लगाई जाती है। उसके बाद उसके कोई दवाई के खर्चे, मेडिकल के बिल, हॉस्पिटल का बिल कोई है तो वो सारे उसके साथ लगाकर पूरा अमाउंट जोड़कर न्यायालय से सहायता राशि की मांग की जाती है। अच्छा, ये जो अधीनस्थ न्यायालय जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, उनके समक्ष चालान पेश किया जाता है, और 193 BNSS 2023 के तहत वहां चालान पेश किया जाता है। वो मामला वहां पर अलग चलता है ड्राइवर के ऊपर, और ये क्लेम याचिका पेश की जाती है अलग चलती है। दोनों अलग अलग अपनी अपनी जगह चलते हैं। तो इसके ऊपर मैं, इसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर सर मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं स्पेशल ड्राफ्टिंग के ही बारे में आपको बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग में कौन से कॉलम होते हैं। 24 कॉलम टोटल होते हैं, उसके अंदर किस प्रकार से वो कॉलम भरे जाते हैं, ये पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मैं आपको डिजिटल ई बुक से परिचित करा देता हूं सर। मैं आपको, ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये डिजिटल ई बुक है। समथिंग समथिंग 200 के समथिंग इसमें प्रश्न है, और ये इसका टाइटल है जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा मुआवजे के लिए आवेदन प्रदान करती है, सेक्शन 166 MB एक्ट। इसमें एक लगाए 217 धाराओं के बारे में मैंने मुख्य मुख्य जानकारी प्रदान की है, और अध्याय 16 से इस पे सर वीडियो उपलब्ध है मेरे चैनल पर कि धारा 1 क्या कहती है, जानिए कानून आप पर कहां लागू होता है। इसी टाइटल से, इसी शीर्षक से वीडियो बना चुका हूं, और इसी टाइटल शीर्षक से स्पेशल डिजिटल ई बुक भी मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और मेरी हर डिजिटल ई बुक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सर आपको मिल जाएगी। एक तो मेरे खास तौर से जो वीडियो बना रहा हूं उसकी लिंक डिजिटल ई बुक की, उसके बाद पूरी मेरी डिजिटल ई बुक प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जहां लगभग 400 से ऊपर डिजिटल ई बुक में अपलोड कर चुका हूं। ये कार्य निरंतर जारी है, और पेपर बैग बुक जो छपकर आपके घर आएगी, मेरे कई व्यूअर्स का कहना है, तो उसमें भी मेरे द्वारा कंप्लीट तैयारी की जा चुकी है, और बहुत जल्द मोटरयान अधिनियम पर मैं आपके लिए और दो बुक आपके लिए उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अध्याय 17 मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उद्देश्य क्या है, 18 में मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है, अध्याय 19 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम में कितना समय लगता है, अध्याय 20 में अगर कोई मेरी बाइक चला रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है,
अध्याय 21 में क्या दुर्घटना के 1 महीने बाद बीमा का दावा कर सकता हूं, और 22 में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत क्या अपराध है, चालान से बचें। तो ये पूरी डिजिटल ई बुक है सर, मात्र 299 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। लिंक पे आप जैसे ही, मेरी दो लिंक है सर, एक मेरी वेबसाइट की लिंक है और एक गूगल ई बुक की लिंक है। मेरी वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, उपनाम, ईमेल आईडी लिखना होगी। जैसे ही आप 299 रुपए का भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज प्राप्त होगा, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, जहां भी है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गूगल ई बुक पे आप जाएंगे, जैसे ही भुगतान करेंगे, गूगल, हर एंड्रॉइड फोन में गूगल ई बुक का अपना खुद का एक पर्सनल ऐप होता है, उसी ऐप पर ये डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको वहां पढ़ सकते हैं, लाइफ टाइम रहेगी। ये डिजिटल ई बुक है, पीडीएफ है, नोट्स है, ये इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। आप इसको किसी कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने में या सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजिटल प्रोफार्मा में है। इसकी मैनुअल बुक जो छप कर आती है, जो पेपर बैग बुक कहते हैं, वो आपके हाथ में अगर होगी तो आप उसको पेश कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट में बुक भी पेश नहीं की जाती है सर। एक तो आर्गुमेंट के समय हमें जज साहब को बताना होता है उन धाराओं के बारे में विस्तार से, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हमें जज साहब को बताना होते हैं, उनकी न्याय दृष्टांत सूची तैयार करके कोर्ट में पेश करना होती है। लेकिन ये चीजें आपको प्राप्त कहां से होंगी, इनका कलेक्शन आप कैसे करेंगे? चाहे आप एक नए अधिवक्ता हैं, आप कानून के छात्र हैं, एक आम व्यक्ति हैं, तो आप लोगों की इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल ई बुक का निर्माण मेरे द्वारा किया जाता है। मैं विभिन्न कानूनों का संग्रह एक जगह करता हूं। किसी एक समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से कानून लगेंगे, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट उसमें उपयोग होंगे, उन सबको मैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके डिजिटल ई बुक तैयार करता हूं। इसलिए मैं इसको डिजिटल ई बुक भी कहता हूं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल नाम से जानी जाती है, और इसको मैं डिजिटल ई बुक, मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक के नाम से मैं आपको बताता हूं। क्यों? इस पे कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। ये किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर मेरी, ये एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरी डिजिटल ई बुक पे, उसमें डिस्क्लेमर भी मेरे द्वारा दी जाती है। कोई भी कानूनी कदम उठाने से पहले वकील साहब से आप सलाह मशवरा करें, वरना आपके नफे नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि हर केस की कंडीशन, परिस्थिति, हालात अलग अलग होते हैं। उनको हम एक, आपके वकील साहब उसको काफी अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप आपके वकील साहब से भी सलाह मशवरा करने के बाद उस पर आप अप्लाई करें। और डिजिटल ई बुक की लिंक, जैसा मैंने बताया आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की वो कौन सी धारा है जो मुआवजे का अधिकार प्रदान करती है। तो वो है धारा 166, 166। यही वो धारा है जिसके तहत क्लेम याचिका कोर्ट में पेश की जाती है और पीड़ित इसके तहत मुआवजा प्राप्त करता है। यहाँ पर वर्तमान में मैं एक्सीडेंट क्लेम पर तकरीबन 80 के करीब वीडियो सर मैं बना चुका हूँ, और ये सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले मैंने मुस्लिम विधि पे बनाए थे, तकरीबन 50 के समथिंग वीडियो उस पर मैं बनाए थे, बंटवारे को लेकर। उससे पहले हिंदू लॉ पे मैंने बनाए थे कम से कम 100 से 150 से ऊपर वीडियो उस पर बनाए थे। वसीयत, पैतृक संपत्ति आदि, नोटरी पे भी 200 से समथिंग वीडियो बना चुका हूँ। और विभिन्न लॉ टॉपिकों पर, चेक बाउंस पर, बीएनएस 2023, बीएनएस 2023 पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन जैसे जैसे नए नए मामले निकल कर आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके सॉल्यूशन के लिए मैं वीडियो डिजिटल ई बुक आपके लिए लेकर आता हूं। और मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि एक आम व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके, और वो जिस परेशानी में हो और अंधेरे में और जिस उलझन में बैठा हुआ, उससे निकलकर एक सुलझकर आगे बढ़ने का रास्ता प्राप्त कर सके, कानूनी रास्ता उसे प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य से और इसी मकसद से मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं। और ये कोशिश की जाती है सर, ये कोशिश है, प्रयास है, दावा नहीं है। अंतिम फैसला कोर्ट में जज साहब के द्वारा किया जाएगा, वही अंतिम फैसला माना जाएगा। यदि आप उससे असंतुष्ट होते हैं तो आप अपीलेट कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।